नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज बात अभूतपूर्व सिचुएशन की। वैसा ही है जैसा आपने कभी अभूतपूर्व सिचुएशन के बारे में सुना होगा। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, ये नाम भी आपने सुना होगा। 3 राज्यों की पुलिस बग्गा पर आमने सामने हो गई। कैसे इसे समझाने के लिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि दिल्ली पुलिस की टीम ने बग्गा को लेकर दिल्ली आ रही है। वो उसकी तस्वीरें देखिए। मैंने कुछ देर पहले तेजिंदर बग्गा की मां से भी बात की है, वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए। बग्गा के परिवार का आरोप यह है कि बग्गा का परिवार कह रहा है पंजाब पुलिस के कई जवान चुपके से आए, बग्गा के घर में घुसे, तेजिंदर पाल बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा के साथ मारपीट की, उन्हें पंच मारा, बदसलूकी की। और सीधा आरोप वो ये लगा रहे हैं कि किडनैप करके बग्गा को लेकर चले गए। उनके परिवार का बयान एक बार सुन लीजिए। हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। मैं तो बिहार में आई हुई हूँ और मेरे पीछे से कल ही मैं पहुँची हूँ। और सुबह करीब वो लोग आए हैं सिविल ड्रेस में और आके जैसे ही उनको लेके जाने लगे, उसके पापा ने मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश करी है, तो उनसे भी उनको मारा है और उनसे फ़ोन छीन लिया गया है ताकि वो इन्फॉर्म भी ना कर सकें। तो ये क्या तरीका है? इसको किडनैपिंग कहा जाएगा, गिरफ्तारी नहीं कहा जाएगा। अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए 15 लगभग 10 से 15 के बीच होंगे अंदर कमरे में घुसा है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रुव के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया। तो आप परिवार को सुन रहे हैं। इसके बाद तेजिंदर पाल बग्गा के साथ क्या हुआ, कैसे अब वो दिल्ली आ रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे उनको ले जाया गया, उसकी बात की जा रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने तेजिंदर बग्गा की मां से बात की, कवलजीत जी से। उन्होंने जो बताया आपको वो भी सुनना चाहिए। और आज जो बड़ा सियासी भूचाल आया, तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जितना घटनाक्रम हुआ, उस पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ तेजिंदर बग्गा की माताजी कवलजीत कौर बग्गा जुड़ रही हैं। कवलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। जी माताजी, एक तो अभी आपका बेटा वापस आ रहा है या आ गया है रास्ते में, उसको लेकर क्या जानकारी है? बात हुई है तेजिंदर से? जी, मेरी बात नहीं हुई अभी। अच्छा, और आपको ये जानकारी तो है कि वो वापस आ रहा है? जी ठीक है। आज सुबह क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएंगी दर्शकों को, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? जी, एक्चुअल मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं बिहार में आई हुई हूँ। और मुझे सुबह फोन आया कि करीब 7 के आसपास नियर अबाउट कुछ आए हैं सिविल कोर्ट में हमारे घर में। उन्होंने तेजिंदर को घसीट के लेके गए हैं। उसने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि मुझे पगड़ी पहन लेने दीजिए, अब वो भी नहीं उन्होंने पहनने दी। ठीक है। और उसके बाद उसके पापा ने वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि वीडियो बना के मुझे कंसल्ट करे कि भाई क्या हुआ है, घर में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मैं घर मौजूद थी और वो अकेले थे। उन्होंने तेजिंदर के पापा के मुंह पे पंच किया, मारा और उसके बाद उनसे फोन भी छीन लिया ताकि वो कुछ भी करे, वो उनकी वीडियो बना के बाहर तक ना जा पाए, उनकी हर गुंडागर्दी छिप जाए। ठीक है। तो आज उनका फिर मुझे फोन आया कि इस तरीके से तेजिंदर को ले गए हैं। बाकी टीवी के माध्यम से मुझे पता चला, लेकिन कुछ चीजें मुझे ये पता लग रही हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडे हैं, ये है वो है। ठीक है, बीजेपी वाले गुंडे हैं। केजरीवाल तो प्रधानमंत्री जी को भी कुछ अपशब्द कहने में 1 मिनट नहीं लगाता, वो तो बहुत सभ्य है। अपनी आर्मी पे सवाल उठाते हैं, वो भी बहुत सभ्य हैं। ताहिर हुसैन को बचाते हैं जिनके घर में दिल्ली दंगे के पत्थर और बम वगैरह पकड़े गए, वो भी बहुत सभ्य हैं। हर बात तो उनकी सभ्यता की होती है ना। और जो आरटीआई के माध्यम से उनकी पोल खोलता है वो गुंडा है, बदमाश है। यही उनकी कहानी है ना माताजी। जब बिना किसी इंफॉर्मेशन। ठीक है माताजी, जब आपको एकदम से फोन आया होगा क्योंकि आप वहां नहीं थी उस वक्त, जो तेजिंदर के पिताजी थे उन्होंने फोन किया था आपको?
जी, उन्होंने फोन किया था, उनके पास दूसरा फोन था जो अंदर पड़ा हुआ था। इनके पास एक बिजनेस का हमारा फोन है जिससे वो हमेशा बात करते रहते हैं पार्टी का, तो वो फोन था उनके पास। तो उससे ही उन्होंने जैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करी कि किस तरीके से घसीट रहे हैं, उन्होंने तेजिंदर के पापा को मारा और उसके बाद से उनका फोन भी छीन के ले गए। अच्छा, जब वो बता रहे थे उस वक्त क्या वो भावुक थे? आपने पहली बार जब सुना कि बेटा अरेस्ट हो गया है उस वक्त आप भावुक हुई? क्या वो हुआ उस वक्त? मैं तो बाहर थी ना, मुझे तो पता नहीं ना, मैं तो यहाँ पे हूँ। हाँ, तो जब सुना आपने तब आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपने भी एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा कि इसलिए फोन आया होगा। माँ का रिएक्शन क्या होगा ये आप समझ सकते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं होती, वो माँ का रिएक्शन होता है। लेकिन मैंने ये तो देखा था, ये तो मेरे दिल में विश्वास था कि सच्चाई की जीत होती है और होकर रहेगी। झूठ जो है केजरीवाल हमेशा बोलता आया है, आरटीआई में भी देख लीजिए, हर झूठ का उसका पर्दाफाश होता है कि क्या उसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, क्या उसने हॉस्पिटलों के हालात ठीक किए हैं। आप कोविड में भी देख लीजिए, जब ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की इन लोगों को परमिशन मिली थी तो एक भी प्लांट नहीं मिला था, लोग कैसे मर रहे थे। और आज स्कूलों के 2-4 कमरे ठीक करवा के और इसकी वीडियो बना के पूरे देश में वो दिखाते जा रहे हैं। कंवल जी ये बताइए, उस तेजिंदर के जो पिताजी हैं उनको कितना मारा गया, उनको कितनी चोट आई है, अभी वो कैसे हैं? उनको मुंह पे पंच मारा गया और उनसे फोन छीना गया, और बाकी अभी मुझे कोई ज्यादा बात हो नहीं पा रही उनसे भी, क्योंकि वो भी जनकपुरी थाने में ही हैं और वो वहीं पे हैं, उनसे बात हो नहीं पा रही फोन पे। अच्छा, जो तेजिंदर ने कहा था, आपने भी सुना होगा, कहा जा रहा है कि उन्होंने केजरीवाल को मारने की धमकी दी थी। आपको नहीं लगता उन पर मामला बनता है? उन्होंने कोई मारने की धमकी नहीं दी। अगर कश्मीर फाइल के ऊपर वो हंस रहे हैं तो अगर इन्होंने कहा है कि आप किसी के खून पे हंस रहे हो, 1947 के बाद का ये सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है कश्मीर का, उस पे आप हंस रहे हो तो आप उस पे माफी मांगो। और अगर जब तक आप माफी नहीं मांगोगे हमारे प्रदर्शन होते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको चैन से जीने नहीं दिया जाएगा, चैन से जीने नहीं देगा, तो क्या ये मारने की धमकी है? ये मैं आपसे और पूरे देश से जानना चाहती हूँ, क्या ये मारने की धमकी है, जान से मारने की? ऐसे तो आम आदमी हर बंदे को कह देता है तू मेरा ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा, तो उसको उस पे लगा दो कि मुझे जान से मारने की धमकी दे दिया। तो फिर मुझे बताइए, पॉलिटिक्स में तो ये सब होता है, ऐसी बयानबाजी होती है, आपके बेटे को ही क्यों अरेस्ट किया पंजाब पुलिस ने? क्योंकि वो आरटीआई के माध्यम से इसकी सारी पोल खोल रहा था और रोज इस बात का वो सवाल पूछ रहा था कि आपने कहा था बरगाड़ी कार्ड का 24 घंटे के अंदर मैं अपराधियों को जेल में करूंगा, तो वो रोज पूछता था कि आज इतने दिन हो गए, आपने अभी तक क्या किया इस मामले में। दूसरा दिन होता, फिर 2 दिन, 4 दिन, हर रोज वो सवाल पूछता था और वो सवालों से डर गए, इसलिए उन्होंने ये काम किया। माता जी एक आखिरी बात बताइए, अब तेजिंदर बग्गा वापस आ जाएंगे, आप उनको क्या कहेंगी कि ऐसे बयानों से बचें या ऐसे ही अपना काम करते रहें? मैं बोल रहा है क्योंकि हर एक को आईने में अपना ही चेहरा नजर आता है। कंवल जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तेजिंदर बग्गा की माताजी को आप सुन रहे थे और वो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, उनके बेटे ने कुछ भी कानून के दायरे से बाहर जाकर नहीं बोला। वो आरोप ये लगा रही हैं कि उनका बेटा तेजिंदर बग्गा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरटीआई लगाकर आरटीआई से जानकारियां निकाल रहा था, उनकी पोल खोल रहा था, इसलिए उस पर यह कार्रवाई की गई है। इस वक्त बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनको डिटेन कर लिया है पुलिस ने। दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अमित गौतम हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अमित, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या इस वक्त चल रहा है, क्या कह रहे हैं ये लोग? इस वक्त देखिए यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को डिटेन कर लिया गया है पुलिस ने। देखिए आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको पुलिस ने कर लिया और काफ़ी उनके साथ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी डिटेन कर लिया और बस में रखा गया। मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। मेरे पीछे कुछ चंद कदमों की दूरी पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहाँ पर तेजिंदर सिंह बग्गा के गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया था और मेरे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा सर। आज जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पंजाब पुलिस तो ये कही थी हमने 1 अप्रैल के दिन नोटिस दिया था, 5 नोटिस टोटल दे चुके थे और हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें गिरफ्तार किया है।
देखो, पंजाब पुलिस की कोई गलती नहीं है, वो दबाव में है केजरीवाल के, वो दबाव में है पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब के दबाव में। इस कारण से उन्होंने जो ड्यू प्रोसेस होता है किसी दूसरे राज्य में जाकर के किसी को गिरफ्तार करने का या नोटिस देने का या इंटेरोगेशन करने का, उसका दुरुपयोग किया उन्होंने, वो पूरा नहीं किया। अगर वो पूरा किया होता तो शायद ये बात नहीं होती। केजरीवाल साहब इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो कभी भी संविधान सम्मत जो कानून है उसका पालन नहीं करते, चाहे राजघाट पर जाकर के चाहे राजपथ पे जाकर के धरना हो कि 26 जनवरी की परेड नहीं होगी। देखिए, लगातार बीजेपी यही कह रही है कि जिस तरह से प्रोटोकॉल पंजाब पुलिस ने किया, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। पहले गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली पुलिस को सूचित करना चाहिए था, लेकिन पंजाब पुलिस ने नहीं किया। मैं और भी आपके पास आना चाहूंगा सर, आप मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद है। सर, ये बताइए कि प्रोटोकॉल के हिसाब से कह रही थी कि पंजाब पुलिस के प्रोटोकॉल के हिसाब से किया है। ये देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने दोबारा बैरिकेडिंग एक लेयर तोड़ दी थी, दोबारा तोड़ के जाने की है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहाँ पर दोबारा देखिए, इस तस्वीर में देखिए, बस पुलिस जाते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता यहाँ से जाते हुए जा रहे हैं। पुलिस ने उनको डिटेन कर दिया और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। आप बस में देख सकते हैं, 2 बस ली गई थी। और आपको बता दूं, यहाँ पर जब प्रदर्शन किया था पुलिस के इंतजाम भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस तरफ भारतीय आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, कार्यालय है, और वहां से आईटीओ से ही उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था। और इसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 बैरिकेडिंग लगाई थी, 2 लेयर बैरिकेडिंग की। तो साथ ही साथ देखिए, वाटर कैनन की भी व्यवस्था की गई थी कि अगर कुछ ज्यादा वाटर कैनन ज्यादा प्रदर्शन हाई हो जाता तो उसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर एक लेयर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया, दूसरी लेयर पर जाते, लेकिन हालांकि वहां पर पुलिस ने आदेश गुप्ता और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को डिटेन भी कर लिया है। जी, और इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। वेद भूषण, पूर्व डीजीपी दिल्ली पुलिस के हमारे साथ हैं। अश्विनी उपाध्याय, वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और इमरान खान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, जो बात कही जा रही है कि पंजाब पुलिस आई और पंजाब पुलिस का तर्क ये है कि भाई हमने इनको 5 नोटिस पहले भी दिए थे, ये आए नहीं, और इसलिए हमने इनको अरेस्ट कर लिया। अब इसमें अगर कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर देखें, जो बीजेपी प्रश्न उठा रही है कि भाई रूल फॉलो नहीं हुआ, जो आज दिन भर हुआ उसमें गड़बड़ियां कहां कहां रही और क्यों रही? जो हुआ है सुशांत जी, क्या ऐसी गिरफ्तारी दुनिया के किसी डेवलप्ड कंट्री में होती है? नहीं। वास्तव में सच्चाई ये है कि 1861 का जो पुलिस एक्ट है, जो आज भी चल रहा है, जो अंग्रेजों ने बनाया था भारत को गुलाम बनाने के लिए, उसकी वजह से पुलिस के कार्यप्रणाली बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि पुलिस भी इंसान है, उसको भी ट्रांसफर की चिंता रहती है, अपने सस्पेंशन की चिंता रहती है, टर्मिनेशन की चिंता रहती है। तो अल्टीमेटली पुलिस सत्ता की गुलाम बन के रह चुकी है। अब उसका मिसयूज हो रहा है। इसके पहले भी आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया जा रहा था। तो कानून इतना घटिया है, इतना ज्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना ज्यादा उसमें मिसयूज के चांसेस हैं। कोई हमने डूज एंड डोंट नहीं बनाए, कोई प्रॉपर हमने एसओपी नहीं बनाया कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के पहले ये 10 चेक पॉइंट इसको करना है, गिरफ्तारी के पहले आपके ये 10 पॉइंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ हमने एसओपी बनाया ही नहीं है। तो जब मन करे, आज की परिस्थितियों में 1861 का पुलिस एक्ट, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वो ऐसा है तो असीमित पावर देता है सत्ता को। इसलिए मैं पुलिस को दोष नहीं देना चाहूंगा, पुलिस तो गुलाम है, पुलिस सत्ता की गुलाम है, जो वो नाच रही है। पहले अंग्रेजों की सारे पे नाचती थी, अभी सत्ता के सारे पे नाच रही है। बस इतना अंतर आया, कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। वो पूरी तरीके से चूंकि फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास अपना दिमाग लगाने के लिए उसको कहीं कोई स्पेस नहीं है। तो जैसा ऊपर से डायरेक्शन आ रहा है, इसको पकड़ लो। बहुत सीधी सी बात है। आपके पास आप डीएस बासु वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उसमें उन्होंने बताया था कि आपको किन परिस्थितियों में आपको गिरफ्तार करने की जरूरत है। तजिंदर भूषण जी, पुलिस को, पंजाब पुलिस को अगर दिल्ली आकर अरेस्ट ही करना था, आपके हिसाब से उसने क्या गड़बड़ियां की या नहीं की भी या नहीं की?
सुशांत सिन्हा साहब, मैं अभी अश्विनी उपाध्याय जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं और बिल्कुल क्लियर आदेश है। पंजाब पुलिस रूल यदि आपको दिखा सकें आपके कैमरामैन इस हिंदुस्तान को, ये पंजाब पुलिस रूल्स हैं जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर, और सबसे अहम बात यह है कि पंजाब पुलिस रूल्स अंग्रेजों के टाइम के बने हुए रूल्स हैं और हिंदुस्तान के 5 स्टेट, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इस तरह 5 स्टेट के अंदर लागू हैं और आज भी उसके कुछ हिस्से, इवन दिल्ली भी गवर्न होती है। दूसरा ये तो गीता थी जो पीपीआर है पंजाब पुलिस के लिए, ये रामायण है पूरे हिंदुस्तान के लिए सीआरपीसी। इसकी सेक्शन 79 के बारे में बताऊंगा कि अरेस्ट के बारे में आज नहीं, बहुत जब ये सीआरपीसी बनाई गई थी अंग्रेज लोगों ने तब लिख कर गए थे कि अरेस्ट के क्या प्रोसीजर होंगे। अभी एक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्टैंडिंग एसओपीज है, स्टैंडिंग ऑपरेटर प्रोसीज है कि अरेस्ट के लिए क्या तरीके अपनाए जाएंगे। अभी डीके बासु जी का जिक्र कर रहे थे, डीके बासु जी का जो कानून है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश एक लीगल बाइंडिंग है और मैंडेटरी है कि प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल टू डीजी, कांस्टेबल टू कमिश्नर उसको ओबे करे। उसके अलावा अन्येश राय की जजमेंट थी पूरे हिंदुस्तान में लागू है कि किन केसेस में वो बता दीजिए, आपने डिटेल बता दी, अब एसओपी बताइए। एसओपी में यह है कि जब भी आप किसी अरेस्ट करने के लिए जाएंगे आपको लोकल पुलिस के पास इंटीमेशन देना मैंडेटरी है। नंबर 2, आप उसके पड़ोस के 2 गवाहों को साथ रखेंगे कि ऊंच नीच ना हो जाए। उसके अलावा यदि आप उसको अरेस्ट करते हैं तो आप उसको मेडिकल एग्जामिनेशन लोकल हॉस्पिटल से कराएंगे। नंबर 3, उसको लोकल कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका ट्रांजिट रिमांड दिया जाए। पंजाब जाने में 5 घंटे 6 घंटे लगेंगे, हमें 10 घंटे दिया जाए। यदि वो रिमांड दे देती है कोर्ट या उसको नहीं देती है कोर्ट, कोई कई बार मना कर देती है ट्रांजिट रिमांड के कहने से, वो मुलजिम को डायरेक्ट करती है कि आप जाकर पेश हो जाएं। तो ये तमाम चीजें एग्जॉस्ट नहीं की सारे मामले में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रांजिट रिमांड खत्म हो जाएगा, अगर लोकल पुलिस को बताया गया होता तो पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस नहीं होता। तो वो लग तो नहीं रहा कि लोकल पुलिस को बताया गया। दूसरा, आप कह रहे हैं लोकल कोर्ट में ले जाना था, वो तो सीधे पंजाब ले गए चले गए। ये तो टिट फॉर एट। सिन्हा जी, ये पहला मुकदमा नहीं हुआ है पुलिस के खिलाफ। पंजाब पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस पहली बार नहीं है। बहुत सारे मामलों में यूपी पुलिस के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं क्योंकि उन्होंने तमाम कानूनों की धज्जियां उधेड़ दी हैं और यहां से आदमी को अरेस्ट करके विदाउट उसके जानकारी के, उसके परिवार की जानकारी के, इसलिए उन पर जो सीरियस सेक्शंस के अंदर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है कानून संगत है और पुलिस जिम्मेदार है अदालतों के प्रति। कल हमारी कोर्ट, दिल्ली की कोर्ट वो डिसाइड करेगी कि दिल्ली पुलिस ने जो मुकदमा किडनैपिंग का 153A का दर्ज किया है सही है नहीं है। इसका फैसला कोर्टों में होगा, अदालत में होगा। अभी आपके चैनल पर बोल रहे थे कि 5-5 नोटिस दिए गए। मैं मानता हूं, मैं उस केस की मेरिट पर नहीं जा रहा हूं जो पंजाब में उन्होंने दर्ज किया है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको महाराष्ट्र के केस पर भी नहीं जा रहा हूं जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ने पर उनको NSA लगा दी गई। मैं इस केस की मेरिट पर बात कर रहा हूं। इसमें इतने फ्लैग्रेंट वायलेशंस हैं, ये अरेस्ट के तमाम प्रोसीजर गाइडलाइंस है, तमाम कानून बने हुए हैं। ये बहुत सीरियस मैटर। सिन्हा जी, आप इसको थोड़ा आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए। अरेस्ट ये बहुत आसान काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनके पास एक पुलिस आ गई राज्य की, तो वो लोगों को हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपने पॉलिटिक्स इस तरीके से कर रहे हैं। और आप सुन रहे हैं एक्स डीजीपी कह रहे हैं कि बहुत सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है इस मामले में। वो तो पहले कह चुके हैं सिन्हा साहब, आई एम सॉरी। सिन्हा साहब वो तो पहले कह चुके हैं कि पुलिस मेरे हाथ में आ गई तो तब मैं बताऊंगा कैसे पुलिस चलती है। ठीक है, इमरान खान पब्लिक डोमेन में ही बात है। तो राजनीतिक विश्लेषक जो अब तक मैं सुना सबके जुबान से, अश्वनी जी इनको सुना, पूर्व डीजीपी जो आप बता रहे हैं एसीपी सर जो जिनका, हाँ पूर्व एसीपी सर को सुना। तो जहां तक जितनी कानूनी ज्ञान है कि ये जो अभी परसों ही शायद 2 दिन पहले या कल जो मैं देख रहा था मोबाइल पर कि जस्टिस रमन्ना साहब के बेंच ने क्रिटिक किया है सेडिशन को लेकर। अश्वनी जी बैठे हैं, बेहतर जानते होंगे। तो हमारे देश में कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो अंग्रेजों के ज़माने से है। काफ़ी सारा लॉ है जिसमें सुधार की ज़रूरत है। और जो अश्वनी जी जो कह रहे थे पूर्व एसीपी सर, उन्होंने बहुत सही बात को उल्लेख किया है कि किसी स्टेट की पुलिस कहीं किसी दूसरे प्रदेश में जाती है
तो उस प्रदेश का जो ढांचा है, जो मान मर्यादा है, जो उस प्रदेश को संविधान ने अधिकार दिया, उसकी रक्षा करना उस पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा उस स्टेट को जानकारी दे। और उन्होंने बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से एसीपी सर ने रखा है कि वहाँ के लोग वहाँ ट्रांजिट रिमांड लेकर जाएगी अपने वहाँ से, और लोकल अदालत को जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करेगी, जो एक्यूज्ड होंगे उनको प्रोड्यूस करेगी, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगी। ये कानूनी बात जो एसीपी सर ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, मगर यहाँ देखना होगा ये यहाँ जो जैसे कि मैं कुछ दिन पहले देखा जो एक नैरेटिव पूरा सेट किया जा रहा है कि हिंदुस्तान से सेकुलरिज्म को खत्म करना है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ये एक नैरेटिव है। इमरान भाई, देखिए हम मुद्दे पे रहते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक राज्य की पुलिस आई, उसने एक आदमी को उठाया और जो प्रोसीजर्स बता रहे हैं वेदभूषण जी, उनमें से किसी को फॉलो करते हुए वो दिखे नहीं और लेकर चले गए, और फिर वहां से दिल्ली पुलिस उनको लेकर वापस आ गई क्या? और उसके बाद वो वेदभूषण जी भी याद दिला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना स्टेटमेंट है जिसमें वो बड़ा वायरल भी है कि हम एक बार पुलिस आने दीजिए, 2-4 लोग को अंदर डालेंगे, सबको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या अरविंद केजरीवाल पर जो सवाल उठ रहे हैं क्या वो वाजिब है? ये स्टेटमेंट को तो अभी तक मैं सुना नहीं हूँ, अगर सुनता हूं तो उस पर टिप्पणी जरूर करता हूं। अभी जो मतलब वो तो इतना वायरल है, आपने नहीं सुना, चलिए मैं ही बोलूंगा, गेस्ट कोऑर्डिनेटर को आपको भेज देगा वो। लेकिन मुझे बताइए ये जो हुआ आज, वो कानून का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से और बीजेपी स्टेट्स में हो रहा है, उसी का एक नजारा जो है आज देखने को मिल रहा है। अगर कानून का उल्लंघन होता है तो देश में कहीं ना कहीं हम लोग इंस्टीट्यूशन को वीकेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पॉलिटिकली इतना ज्यादा खुद को तहसीन पूनावाला, मुझे ये बताइए, आज की डेट में बात करते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल, उनकी पुलिस पर जो आरोप लग रहा है पंजाब की पुलिस पर, क्या ये वेंडेटा था? क्या ये कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग थी जो बैकफायर कर गई अरविंद केजरीवाल पर, या जो उन्होंने किया वो ठीक किया? बिल्कुल गलत किया। मैं तेजिंदर बग्गा से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की ने पंजाब पुलिस को डायरेक्ट करते तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करवाया है, वो गैर कानूनी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था। और मैं खुश हूं कि आप इस गंभीर मुद्दे को उठा रहे सुशांत भाई, लेकिन साथ में कुछ और मुद्दों को भी जोड़ना चाहिए। क्या ये मॉरली, मैं लीगली नहीं मॉरली की बात कर रहा हूँ, सही है कि दिल्ली की पुलिस कर्नाटका जाती, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार है तो वहां पुलिस कॉपरेट करती है, दिशा रवि को उठाते आती है? या जिग्नेश मेवानी का केस, मैं गुजरात में अरेस्ट की बात नहीं करता, चलो ये तो दोनों अमित शाह जी और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब आसाम की हिमंता बिस्वा और बीजेपी की सरकार है दोनों प्रदेशों में, लेकिन जब जिग्नेश मेवानी को बेल मिलता है, एक सिटिंग एमएलए को बेल मिलता है, एक फेक केस लगाते कि उन्होंने एक महिला को छेड़ा, उसे दोबारा से पुलिस कस्टडी में डालते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कोर्ट ने कितनी तरह से पुलिस को, किस तरह से पुलिस को कोर्ट ने आड़े हाथ लिया, किस तरह से जिग्नेश मेवानी पे उन्होंने अत्याचार किया। चलो इसको भी छोड़ देते, जिस तरह से केंद्र की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आप जानते हैं सुशांत भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, लिखित जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी डायरेक्टर को आप टेन्योर को एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसके बावजूद पार्लियामेंट में लॉ लाके ईडी डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ाया गया। सीबीआई में जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं अश्विनी जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स अर्जेंटली चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स इस तरह के होने चाहिए। मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए आपने उसका स्पेक्ट्रम बड़ा किया, अच्छी बात है, मैं उसको अगले हिस्से में करने वाला था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो हिस्सा है, जैसे आपने जिग्नेश मेवानी वाला वाक्य उठाया या दूसरे वाक्य भी उठाए, मैं कह रहा हूं 2 हिस्से हैं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर एक केस हुआ, ये एक हिस्सा है, उसको जिस तरीके से उनको उठाकर ले जाया गया वो दूसरा हिस्सा है। मैं आज केस के मेरिट पे सवाल नहीं उठा रहा, वो फैसला करना कोर्ट का काम है, वो तय करे कि हाँ भाई उन्होंने मारने की धमकी दी या नहीं दी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन पर एफआईआर हो भी गई, एक प्रोसीजर है कि आप आएंगे, लोकल पुलिस को बताएंगे, लोकल कोर्ट में ले जाएंगे, उनका मेडिकल भी कराएंगे, अगर उनको कपड़े बदलने के लिए समय चाहिए तो उतना दे देते तो कोई बात नहीं थी। वो कह रहे हैं पगड़ी भी नहीं पहनने दिया, उनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं मुक्का भी मार दिया। ये जो है ना, ये विषय मैं आज उठा रहा हूं कि क्या अगर पुलिस आपके पास है तो पुलिस का व्यवहार पुलिस के जैसा होगा या पुलिस का व्यवहार ऐसा होगा कि लोग उस पर प्रश्न उठाएं कि ये पुलिस वाले हैं या वर्दी वाले गुंडे हैं?
बिल्कुल सही कह रहे, वर्दी वाले गुंडे हैं, लेकिन वही वर्दी वाले गुंडे और छिछोरापन आसाम की पुलिस ने जिग्नेश मेवानी के साथ किया। एक महिला, गलत आरोप लगाया कि उसने एक महिला की को छेड़ा, महिला पुलिस के साथ। मैं तो कह रहा हूं गलत किया, पर मैं अभी प्रोसीजर पर हूं। आप देखिए, आप मेरिट पे जा रहे हैं, मैं मेरिट पे नहीं जा रहा, मैं अभी प्रोसीजर पर हूं कि क्या अगर किसी के पास पुलिस आएगी, वो कल को तहसीन पूनावाला को उठा लेंगे, वो कल को सुशांत सिन्हा को उठा लेंगे, कल को वेदभूषण जी को उठा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना सर। मैं प्रोसीजर पे हूं। हाँ, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पुलिस फोर्स को और केंद्र की सरकार ईडी को अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह चला रही है, और ये हमारी लोकतंत्र के लिए खराब है। पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, ना सिर्फ पुलिस फोर्स के अंदर बट ईडी के अंदर भी चाहिए। और एक लास्ट सजेशन से अपनी बात समाप्त कर देता हूं, जहां पर अगर आपको विपक्ष का स्टेट में अगर आपको पुलिस कमिश्नर अपॉइंट करना हो, मेरा ये रिफॉर्म में प्रपोजल है कि आप सीएम के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठे। ईडी डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना हो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस बैठे, तब जाके हमारी डेमोक्रेसी के अंदर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है। ठीक है अश्वनी जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आप कह रहे थे कि वो क्यों किया। जो पुलिस के लोग होते हैं, और खासतौर पे जो आए थे उसमें एक एसीपी भी थे, तो उनको प्रोसीजर पता है। ऐसा नहीं कि अनजान है, उनको नहीं पता। जो पंजाब पुलिस की टीम आई थी, उसको पता नहीं थी उसको क्या क्या करना, उसको पता था। हमें जाना है तो पहले हमें थाने पे इंफॉर्मेशन करनी है, हमें जाना है तो उनके घर के आसपास के विदिन 50 मीटर हमें कोई 2 वहां से गवाह रेडी रखना है, हमें जाना है तो वहां मतलब प्रॉपर वे में उसको उठाना है। कोई गुंडा बदमाश तो है नहीं कि हाँ भाग जाएगा, ताला तोड़ के भाग जाएगा, पीछे दरवाजे छोड़ बग्गा, कोई ऐसे तो है नहीं। लेकिन चूंकि जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे फिल्मों कहते हैं उसको पेश करो जिंदा या मुर्दा, जब ऐसा इंस्ट्रक्शन ऊपर आला कमान से आता है, अब पता नहीं भगवंत मान जी ने वो इंस्ट्रक्शन दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने इंस्ट्रक्शन दिया, जिसने भी दिया होगा, तो पुलिस मजबूर है। और मैं फिर वही पुलिस की लाचारी, मैं बार बार मैं सुशांत जी, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं, हम लोगों ने पुलिस को पंचिंग बैग बना रखा है कि पुलिस पुलिस पुलिस। अरे वो करे क्या? उसको बेचारे को रात को 12 बजे उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, रात को 2 बजे उसको सस्पेंड कर दिया जाता है आदेश न मानने पे। तो वो क्या करे? वो गुलाम बन के रखा हुआ है, पूरी तरीके से गुलाम है। पहले वो अंग्रेजों के इशारे पे डंडा बजाती थी, अब वो सत्ताधीशों की सारे डंडा बजा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैंने इस कानून को इसीलिए चैलेंज किया। जहां तक प्रोसीजर की बात, इतने ज्यादा लूप होल है कि अभी भी उन्होंने रूलिंग क्लास को इतना उसमें पावर दिया है कि अब अगर रूलिंग क्लास भला हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रूलिंग क्लास गलती से बदला लेने वाला हो गया, और जैसा केजरीवाल जी की मेंटालिटी रही है, उन्होंने तो कुमार विश्वास के घर पे भेज दिया। चलो हम कहते हैं बग्गा ने, तो फिर भी चलो एक बार मान लेते हैं कि बग्गा ने कहा था ठीक है हम जान से मारेंगे, धमकी दे दिया है। कुमार विश्वास ने कौन सी धमकी दिया था? कुमार विश्वास के यहाँ भी आ गए। इसका मतलब एक नोटिस कुमार विश्वास के आ गई तो कल को कुमार विश्वास, ये तो शायद उन्होंने थोड़ा अलर्ट हो गए होंगे, शायद ऐसी हरकत नहीं करेंगे। नहीं तो मुझे तो लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर कुमार विश्वास को भी उठा लेते। उनके घर पे तो कुमार विश्वास के यहाँ गए थे लोग भी। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सिस्टम है, वेदभूषण जी, कानून ऐसा होना चाहिए जिसके मिसयूज होने के चांसेस केवल 1% हो। सुशांत जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हमारा 1861 का जो पुलिस एक्ट है, इसके मिसयूज होने के चांसेस 90% है, 90% है। जो मन करे सत्ताधीश वो पुलिस से वो करवा ले। पर सर, ये 90% चांसेस होने के बावजूद अभी जो हम नया रूप देख रहे हैं, ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दिख रहा था ना, ये अभी ज्यादा दिख रहा है ना। तो वो 90% चांसेस तो ज्यादा थे, पहले से थे, सबको पता था। चिंता की बात यह है कि अब वैसे नेता हैं या वैसा दौर है जिनको वो सारे लूप होल्स इस्तेमाल ही करने हैं और एक मैसेज देना है, वो ज्यादा खतरनाक है। बाकी तो कानून पर चर्चा करेंगे। वेदभूषण जी, बंदर के हाथ में अगर उस तरह लगेगा तो यही होगा। अनाड़ी आदमी को आप सीधे, अरे ये आपने उसको बंदूक दे दिया है, बिल्कुल ये बंदर को बंदूक दे दिया है, क्या कह रहे हो? अश्विनी जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, उस तरह लग गया। पुलिस के लिए, पुलिस मस्ट नॉट ओबे इलीगल ऑर्डर्स, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, खाकी की जिम्मेदारी है, कानून के प्रोटेक्शन है। इस प्रेजेंट केस के अंदर जो अपनी एक्सीड कर गए अपनी पावर को, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी आपने एसीपी का नाम लिया, ये जो केस की इन्वेस्टिगेशन जिस सेक्शंस में पंजाब में मोहाली में मुकदमा दर्ज है, नॉर्मल कोर्ट्स में इसकी इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर करते हैं। आपने एक एसीपी रैंक का गजेटेड ऑफिसर भेज दिया, आपकी क्या इंटेंशन थी, क्यों भेज रहे थे, कितना इंपॉर्टेंट केस था इस देश के लिए, ये पंजाब के लिए इतना इंपॉर्टेंट केस था, वो कोई क्रिमिनल
नहीं, एक पॉलिटिकल, एक हो सकता है आपकी राइवलरी हो, परंतु जिस तरह से अभी जिग्नेश मेवाणी का जिक्र किया गया, मैंने महाराष्ट्र का जिक्र किया आपसे, ये बहुत गलत चीजें हो रही हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी, चाहे तृणमूल हो। यदि इस तरह से पुलिस का वर्दी का इस्तेमाल किया जाएगा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सैकड़ों क्रॉस एफआईआर होंगी इस देश के अंदर, सैकड़ों हजारों लोग परेशान हो जाएंगे। मेरे खिलाफ आज केरल में एक मुकदमा दर्ज हो जाए, मेरी तकलीफें मुझे पता है, मैं वकील करूंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा, कैसे उन तारीख को अटेंड करूंगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। जो भी आप इसके पीछे पॉलिटिकल मंशा हो, जो भी इसके पीछे कारण रहे, जिस तरह से पंजाब पुलिस ने इस प्रेजेंट मामले के अंदर रिएक्ट किया है, और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ने पुलिस में, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, और मैं आगे भी बात करता हूं कि इनको अरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसी दिल्ली शहर के अंदर है। यदि इस दिल्ली शहर के अंदर तमाम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस का मैं इसीलिए आज इस पर चर्चा कर रहा हूं कि जब ये हुआ तो कुछ लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि हमारी 18 राज्यों में सरकार है, और अगर हम जो है दौड़ाने पर आ गए तो फिर देखो क्या होगा। मतलब इस तरीके के लोग सेंटिमेंट्स आ रहे थे, उनको वो लिख रहे थे। अब अगर ये हो कि पंजाब पुलिस अरेस्ट करके ले जाए, हरियाणा पुलिस रास्ते में रोक ले, और दिल्ली पुलिस जो है वो वापस लेके चली आई, ये तो अपने आप में देश देख रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। चोर वर्सेस पुलिस देखा था, ये पुलिस वर्सेस पुलिस लोग देख रहे हैं, और ये तो बड़ा खतरनाक है। कल को फिर वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को उठा लेंगे, आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजाक बना कर रख दिया इन्होंने पुलिस फोर्स का। अरविंद केजरीवाल जी ने तो बनाया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो वेद जी शायद मुझसे पूछा है, वेद जी शायद मुझसे पूछा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने तो बना ही दिया मजाक, पंजाब पुलिस का तो मजाक बनाए थे रखा है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बनाया। रोज मैं आपके शो में आता हूं, आपसे रोज मैं प्रश्न पूछता हूं, अमित शाह जी करते क्या है, और रोज मेरा आपसे ये टिप्पणी होता है, ही इज अ फेलियर एज अ होम मिनिस्टर। वो हर चीज में फेल हो चुके। अभी उनके शासन में पहली बार आसाम और दूसरे राज्य की पुलिस के बीच में फायरिंग हुई, फिर उनको कॉम्प्रोमाइज कराना पड़ा, दो पुलिस के बीच में, जैसे दो देशों के बीच में जंग हो रही। आई मीन द मैन इज अ फेलियर, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनकॉम्पिटेंट है। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, सर, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। अगर सुशांत जी आपके खिलाफ, जैसे वेद भूषण जी ने कहा, तमिलनाडु में फायर हो जाए, केरल में हो जाए, कर्नाटक में हो जाए, होगा कुछ नहीं। द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं एक लास्ट चीज करते अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, मुंबई पुलिस सही साबित हुई। क्या अधिकार था बिहार पुलिस को वहां पे एफआईआर फाइल करते मुंबई आने के लिए, जब उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था? और सुप्रीम कोर्ट का, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, उसका जजमेंट गलत था सुप्रीम कोर्ट का। कल सुशांत जी, मानो भगवान न करे, मैं आपके स्टूडियो में आ रहा हूं नोएडा में, एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, मेरी मां ने आरोप लगा दिया पूना के अंदर कि अरे वहां पे साजिश थी, तो क्या पूना पुलिस नोएडा में इन्वेस्टिगेट करेगी? सुप्रीम कोर्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इट एंड आई बाउ बिफोर इट्स मैजेस्टी, गलत था। आप किस तरह के आप शासन कर रहे हैं इस देश के अंदर? पुलिस वर्सेस पुलिस करते हैं, दो राज्यों के पुलिस के बीच में फायरिंग हो चुकी है, आसाम और मिजोरम। क्या हो रहा है हमारे देश में? प्रधानमंत्री जी चुप है, चीफ मिनिस्टर चुप है, गृह मंत्री चुप है। कब हो गए पुलिस रिफॉर्म्स? ठीक है, इमरान खान साहब। देखिए पहली बात तो है कि असवानी जी बोल रहे थे पुलिस रिफॉर्म के लिए उन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। लगातार कई केसों को सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बिल भी फाइल हुए हैं, प्रशांत भूषण वगैरह जो किए थे, तो पुलिस में कुछ हद तक रिफॉर्म्स आई है। मगर स्टेट के अधीन जो पुलिस है वो स्टेट को मानती है, रिफॉर्म्स को कहाँ मानती है? जबकि पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सम्मान दिया है। आज जहाँ पुलिस के मेरे कार्य प्रणाली पर अंकुश लगाना रहा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस तय किया है। पर आज बताइए, एक एसीपी बैठे हैं, एक वरिष्ठ वकील भी बैठे हैं, क्या अरेस्ट को प्रिवेंट, जो इस तरह से अरेस्ट करके पुलिस कभी भी उठा के ले जाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए सही तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, मानव अधिकार का हनन ना हो, 41 का नोटिस जारी किया जाता है। मगर आज जो है एक आम नागरिक जो है 41 सीआरपीसी का नोटिस लेने से डरता है। उसको बुलाया जाता है कि भाई नोटिस पे तभी मैं जो है आपको नोटिस दूंगा, आप मुझे कुछ पैसा दे। ऐसे आरोप भी आने लगे हैं। अश्विनी जी, अगर मुझे ये बताइए अश्विनी जी, जब तक ये पुलिस रिफॉर्म नहीं हो जाएगा तब तक क्या अभी यही चलेगा इस देश के अंदर 2024 तक तो खास करके, या इसके बाद आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को थोड़ा ये एक सेटबैक लगा है, जितना उनको उनकी इमेज को कोई डैमेज हुआ है और वो शायद अब ऐसा ना करें या पुलिस ऐसा ना करे? मैं अश्विनी जी से एक और सवाल रखना चाहता हूं। पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले एक अच्छे पत्रकार को राजस्थान की पुलिस ने बाकायदा नोटिस भेज दिया।
बाकायदा नोटिस भेज दिया। मतलब पत्रकार डिबेट नहीं कर सकते, ये सिचुएशन आ चुकी है। राजस्थान की पुलिस ये नहीं चाहती कि पत्रकार जो एंकर है वो बोले क्या और क्या नहीं बोले। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ये भी, लेकिन सबको पता है कि किस एंकर के बारे में ये बात हुई है। सुशांत जी, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये स्वाभाविक सी बात है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कानून सुशांत जी दवा की तरीके होता है, एकदम दवा जैसा काम करता है। दवा घटिया होती है, बीमारी बढ़ती है, कानून घटिया होती है, अराजकता बढ़ती है। और गलती से अराजक आदमी अगर सत्ता में आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है अराजकता वो 50 गुनी बढ़ा देगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नहीं, ज्ञानवापी पे मैंने रिसर्च नहीं किया, मेरा दूसरा शो है। कितने बजे का शो है ज्ञानवापी? नहीं, आप बोलिए अश्विनी जी। तो एक अराजक आदमी को अगर सत्ता मिल जाएगी और कानून में उसको कमियां इतनी सारी हैं तो वो मिसयूज करेगा। और इस घटिया कानून का परिणाम है बंगाल में चुनाव के दौरान रेप होता रहा, मर्डर होता रहा, घर जलाया जाता रहा, पुलिस चुपचाप देखती रही। क्यों? क्योंकि ऊपर का ऑर्डर है, कुछ करना नहीं है। पुलिस ने बंगाल में एफआईआर तक नहीं लॉन्च किया। इस घटिया पुलिस का कानून का परिणाम है केरल में आए दिन मर्डर होता रहता है, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। इस घटिया पुलिस कानून का परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले जब रामनवमी थी और हिंदुओं का त्योहार था तो धारा 144 लगा दी गई। उसके तुरंत बाद ईद के टाइम में जयपुर में पूरा 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पूरा सड़क जाम करके हुआ है। ये जो प्रावधान चल रहा है ना, अच्छा शासक है तब तो अच्छी तरीके चलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दुनिया के कई सारे ऐसे देशों में उन्होंने पुलिस कानून इस तरीके से डिजाइन किया है, शासक कैसा भी हो लेकिन उसको मिसयूज नहीं कर पाएगा। हमने यूपी में सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर एक और आ रही है इस वक्त काशी से। ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हो गया है, ये बताया जा रहा है। और अंदर जो टीम सर्वे करने के लिए गई थी अब वो बाहर आई है, ये जानकारी मिल रही है। तो आज का आने वाली है, ये बड़ी खबर आ रही है। सर्वे का काम पूरा हो गया है और ज्ञानवापी में जो सर्वे का काम करने वाली टीम थी अब से बस थोड़ी देर में बाहर आने वाली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर की, जहां पर आज जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था थी। रविकांत हमारे सहयोगी वहां पर है। रविकांत, क्या जानकारी है? सर्वे पूरा हुआ है, हर इलाके का हुआ है, कितनी देर में टीम बाहर आएगी, कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए सुशांत, इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर हूं और वहां की तस्वीरें दिखा देता हूं। इसी गेट से टीम अंदर गई थी और अभी जानकारी मिल रही है कि 10 से 15 मिनट के अंदर टीम बाहर आएगी। अभी तक की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जो वीडियोग्राफी का कुछ हिस्सा है वही पूरा हो पाया है। कल भी टीम दोबारा वापस आ सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक बाइट का हमें इंतजार है। जो टीम अंदर गई है वो बाहर आकर क्या कुछ इन्फॉर्म करती है, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि टीम अंदर जाकर जो वीडियोग्राफी करना चाहती थी उसके कुछ हिस्से की वीडियोग्राफी आज की गई है, बाकी हिस्से की वीडियोग्राफी कल की जा सकती है। लेकिन उससे पहले जब टीम यहाँ पर पहुंची थी उस दौरान कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ पर चाहते थे कि स्थिति को खराब किया जाए, लेकिन यूपी पुलिस यहाँ पर मुस्तैद थी और भारी संख्या में जो यूपी पुलिस के जवान थे वो तैनात थे। दोनों ही पक्षों के वकीलों को अंदर किया गया। उसके बाद कोर्ट के द्वारा जो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं उनको भी अंदर किया गया और स्थिति पूरी तरीके से अभी फिलहाल सामान्य है। लेकिन बाहर की तस्वीरें एक बार सुशांत अपने दर्शकों को अगर मैं दिखाऊं तो अभी भी भीड़ वैसी ही जमा है। लोग इंतजार कर रहे हैं टीम के बाहर आने का कि बाहर आने के बाद क्या कुछ आधिकारिक प्रतिक्रिया उनके द्वारा दी जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई उपद्रवी, कोई हुड़दंग न करे। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो पीएसी के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, वो डिप्लॉय किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई माहौल खराब ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वो मस्जिद के अंदर गए, जो वकीलों की टीम थी वो भी थी और इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा जो नियुक्त किए गए कमिश्नर हैं उनके साथ अंदर बातचीत हुई। पहले जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उनका ये कहना था कि हम अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन उनको समझाया गया कि यहाँ पर ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट का आदेश का पालन कराना हमारी जिम्मेदारी है। जो कोर्ट के द्वारा कहा गया है उसको कराने के लिए हम इतने लोग यहाँ पर आए हैं। रोड के उस तरफ जो लोग दिख रहे हैं, स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करना आपके लिए संभव है कि वो इस वीडियोग्राफी को लेकर, जो टीम गई है उसको लेकर, जो हो रहा है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं स्थानीय लोग?
बिल्कुल सुशांत, मैं रोड के दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाता हूं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को वो लोग कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं। सर, आप लोग यहीं के हैं, लोकल? आप किस टीवी से हैं? मैं टाइम्स नाउ से हूं और ये जो पूरा अभी टीम अंदर गई है, वीडियोग्राफी चल रही है, इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोग एक कानून की नजरिया से देखते हैं कि अगर उसमें वो कमीशन की कार्रवाई चल रही है और कमीशन के समय भी होता है, उस समय के अंदर वो हो जाएगा जो है, और जो कमीशन कार्रवाई आज हो जाएगी, इसकी रिपोर्ट जो है 10 तारीख के अंदर तक दाखिल कर देनी है उनको। तो आज तो सिर्फ कमीशन की कार्रवाई चल रही है और कमीशन कार्रवाई होने के बाद जो भी उनको दिखाई दे रहा है वो देखेंगे, अपने कॉपी में पेपर में नोट करेंगे और करने के बाद वो जो वहाँ कमीशन की कार्रवाई लिखने के पश्चात वो बाहर। मैंने सर आपसे सुबह में भी बात किया, अभी भी कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि माहौल बिल्कुल शांत रहे, जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन होना यही चाहिए कि हमें फैसले कोर्ट के ऊपर छोड़ देने चाहिए। जहां भीड़ सड़कों पर फैसले करने लगेगी वहां अनर्थ होगा, अनर्थ से हमको बचना होगा, कोर्ट पे हमें विश्वास करना होगा। अब ये अलग बात है कि कहीं कहीं कोर्ट ने मौका दे दिया कि वो विश्वास न करे। मिसाल के तौर पर अभी दिल्ली में जहांगीरपुरी में नहीं, आपको डाउट क्यों है? अभी तो टीम अंदर गई है, आप मतलब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि डाउट है? कि ये संवेदनशील मामला, हाँ। और जब ये पता लगा कि कमीशन उसी तरीके से हैंडल किया जा रहा है, धर्म के एंगल से नहीं। मैं कह रहा हूँ, उसी बात को कह रहा हूँ। कमीशन ने, मस्जिद पक्ष ने कमीशन का विरोध किया था, कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने उनको निरस्त कर दिया और यहाँ कमीशन भेज दिया। तो चलिए सुशांत, दोनों ही तरफ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनकी जो नाराजगी है वो उसको व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है कि अंदर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, कोर्ट के आदेश को पालन कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है अंदर है और भारी संख्या में पुलिस बल के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हमने देखा कि जैसे ही टीम यहाँ पर पहुंची, कुछ लोगों ने यहाँ के माहौल को खराब करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस पहले से अलर्ट थी, उन लोगों को यहाँ से दूर खदेड़ा गया। और ये गेट नंबर 4 की तस्वीरें हैं जहाँ से टीम अंदर गई है और वीडियोग्राफी की जा रही है। बताया यही जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर टीम बाहर निकलेगी, उसके बाद हमें आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और शांतिप्रिय है माहौल, और कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन जो है अंदर किया जा रहा है। टीम अंदर है और वीडियोग्राफी की जो प्रक्रिया है वो अंदर। रविकांत, अंदर जब टीम चली गई, जो शुरू में हमने विरोध देखा वो तो बाहर देखा, अंदर जब चली गई तो अंदर कोई विरोध हुआ है, ऐसी कोई खबर है, या अंदर वो जहां जहां चाह रहे थे वहां वहां उन्होंने सर्वे किया है? इसको लेकर क्या जानकारी है या वीडियोग्राफी की? देखिए सुशांत, अंदर जो है जो लोग नमाज अदा करने के लिए, आज शुक्रवार का दिन है, गए थे, उनको पहले ही बाहर निकाल दिया गया। इस वक्त जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जो टीम गठित की गई है कोर्ट के द्वारा, सिर्फ वही लोग हैं। अंदर किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ है अभी तक की जानकारी के मुताबिक। हो सकता है कि आज के दिन में जो वीडियोग्राफी की पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट ना हो पाए, इसलिए एक दिन का समय रिजर्व में रखा गया है। कल भी टीम आ सकती है और डिटेल वीडियोग्राफी की जाएगी। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बाहर, जैसे ही वो टीम आएगी उनसे हम भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोग बताइए, ये जो भीड़ आपने देखा, पहले आम दिनों में इतनी संख्या में लोग आपने यहाँ पर देखा? नहीं, मैं 3-4 बार यहाँ आ चुका हूँ। राजस्थान बीकानेर से हूँ, मेरा नाम शिवरतन चांडक है। बाबा के दर्शन करने के लिए आया। 2019 में भी मैं जब आया तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मथुरा भी गया हुआ हूँ, मैं अयोध्या भी गया हुआ हूँ कि हर जगह ये कैसे आ गए, ये चीजें कहाँ से आई। तो अभी ये जो आज सुना कि भीड़ कैसे, मैं आज ही पहुँचा हूँ यहाँ पे। आप थे उस वक्त जिस वक्त भीड़ थी? नहीं, आप नहीं थे। आप बताइए, आप लोग थे? वाराणसी के हैं। भीड़ आपने देखी किस तरीके से वोटिंग की जा रही थी? भीड़ मैंने देखी, बहुत ज्यादा भीड़ है। रोज ऐसा भीड़ नहीं होता था। वो जो अदालत की आज आई है चेक करने के लिए आदेश, उसके लिए काफी लोग आ गए हैं यहाँ पे। इतने भीड़ ऐसे मुस्लिम की नहीं होती थी। हाँ नहीं, ऐसी नहीं होती थी। उन लोगों ने भीड़ इसलिए लगाया कि लग रहा है कोई आदेश आया है हम लोगों के खिलाफ मस्जिद तोड़ने के लिए। ये तो इतना पुलिस का जाब्ता है। तो सुशांत, एक तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। जो चीज़ यहाँ पर हो नहीं रही है उसके बारे में इन लोगों को बताया गया कि यहाँ पर कुछ और ही होने वाला है। लेकिन पुलिस यहाँ पर अलर्ट है, LIU की टीम अलर्ट है। जो भी भ्रामक जानकारी फैलाई गई, जो भी ऐसे मैसेजेस भेजे गए कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुई, कुछ होने वाला है, उन तमाम चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया है पुलिस ने। और इस वक्त
टीम अंदर है, वीडियोग्राफी की प्रक्रिया प्रारंभ है। जब टीम बाहर आएगी उसके बाद ये पता चल रविकांत, मैं आपके पास लौटता हूं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि ज्ञानवापी में जिस वक्त सर्वे की टीम पहुंची थी उस वक्त वहां क्या माहौल था। आशुतोष सिंह ने जो रिपोर्ट भेजी वो एक बार देखिए आप। यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। जैसे ही कोर्ट कमिश्नर की जो टीम यहाँ पर पहुंची है, जो मुस्लिम पक्ष है उसके साथ साथ हिंदू पक्ष के लोग भी आमने सामने हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अब नारेबाजी यहाँ पर उन लोगों ने शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पे जिस टकराव की बात लगातार की जा रही थी, जिस बात की आशंका की जा रही थी, वो आशंका धीरे धीरे सच साबित हो रही है। और जैसे ही यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर हिंदू पक्षकार पहुंचे हैं, उसके बाद से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो सुबह से ही यहाँ पर एक तरीके से जमावड़ा किए हुए थे, अब वो एक तरीके से गुस्से में आ गए। हालांकि जो उनके समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात आई है, वो लोग नारा लगा रहे थे, हम लोग क्यों नहीं लगा सकते? हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? तो निश्चित तौर पे जो टकराव की स्थिति एक बनी हुई थी वो अभी भी बरकरार है और इसी को शायद रोकने के लिए जिला प्रशासन बार बार ये कह रहा था कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वो लगातार इस बात को लेकर बैठक भी कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके बात बनी नहीं। और अब जो टकराव की स्थिति अभी भी फिलहाल बनी हुई है, जो मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी कराया जाएगा। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पिटीशन दाखिल करने वाली सीता को भी सुनिए। सर हो जाने दीजिए। क्या लगता है, दूध का दूध पानी का पानी होगा? पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा। सच्चाई सामने आएगी आज। सच्चाई आएगी, बिल्कुल सच्चाई सामने आएगी। क्या मना करा तो ये चलो ठीक है।